गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी कि ये कर ले वो कर ले, लेकिन आप एक ही चीज पर निरंतर प्रयास करते रहिएगा। आप सफलता के करीब ही होंगे, बट आप अपने पाथ को भटकाइएगा मत। उस पर निरंतर प्रयास करते रहिएगा, सफलता जरूर एक दिन हासिल होगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा सारे पीडीएफ को कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए 27 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? Who is the first Indian to win 2 gold medals in the same edition at the Asian Para Games 2023? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अंकुर धामा। अंकुर धामा अभी हाल ही में पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने लगातार दूसरी गोल्ड मेडल एक ही एडिशन में जीते हैं एशियाई पैरा गेम्स में। ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो चाइना के होंगजाओ में ये आयोजित हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंकुर धामा। अंकुर धामा जो है 2 गोल्ड मेडल जीते हैं सेम एडिशन में। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। अंकुर धामा एशियाई पैरा खेलों के एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने पुरुष की T11 1500 मीटर दौड़ में 4 मिनट 27.70 के समय के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, और जबकि T11 5000 मीटर रेस में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। यानी कि दोनों रेस 1500 मीटर रेस में भी और 5000 मीटर दोनों रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, और इससे अंकुर धामा बने हैं इंडिया के पहले एथलीट्स जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल सेम एडिशन में जीते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाल ही में अत्यंत दुर्लभ ईस्टर्न ऑस्ट्रे गिद्ध का सफलतापूर्वक प्रजनन कहाँ किया गया है? Where has the extremely rare eastern Osprey vulture been successfully bred recently? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में अत्यंत दुर्लभ ईस्टर्न ऑस्प्रे गिद्ध का सफलतापूर्वक प्रजनन किया गया है। तो जानते हैं क्या है। देखिए, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे चिक अंडे को दुनिया भर के पक्षी प्रेमी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे चूजे के जन्म का जश्न मना रहे हैं। इसमें 50 से भी कम प्रजनन जोड़े के साथ यह प्रजाति इस क्षेत्र में लुप्त प्राय है। कृत्रिम घोंसले के प्लेटफॉर्म सहित संरक्षण प्रयासों ने उनकी पुनर्प्राप्ति में सहायता की है, और वैश्विक दर्शक वैज्ञानिक समझ में और संरक्षण प्रयासों में योगदान करते हुए लाइव स्ट्रीम के माध्यम से ऑस्ट्रो की निगरानी करते हैं। यानी कि जो वल्चर विलुप्त हो गया था वो फिर से प्राप्त हो गया है, यानी पुनर्प्राप्ति मिली है, और इसको बचाने के लिए हमारे वैज्ञानिक ने इनके लिए निगरानी रखने के लिए लाइव स्ट्रीम का भी माध्यम सेट किया है, ताकि इन पे निगरानी रखा जा सके और इनकी सारी जो पूर्ति है उसको पूरा किया जा सके, जिससे ये वल्चर्स जो विलुप्त हो चुके थे उन्हें फिर से हमारे देश में लाया जा सके, हमारे दुनिया में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर को स्थापित किया जाएगा। तो जानते हैं क्या है नेशनल एजिंग सेंटर। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी को पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नेशनल एजिंग सेंटर बनाने की मंजूरी के संबंध में जानकारी दी है। इन्होंने बता रहे हैं कि देश का तीसरा वृद्धावस्था देखभाल एवं पुनर्वास केंद्र नेशनल एजिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के BHU में बनाया जाएगा। वर्तमान में ऐसे केंद्र एम्स में है, दिल्ली में है, और मद्रास चेन्नई में मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो अब जो नेक्स्ट थर्ड जेरियाटिक केयर और रिहैबिलिटेशन सेंटर नेशनल एजिंग सेंटर जो वृद्धावस्था के लिए है, उनको कहाँ पे इनॉग्रेशन किया जाएगा? तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में इसको बनाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किसने शुरू किया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को शुभ आरंभ किया गया। चलिए जानते हैं क्या है पॉइंट्स। देखिए, नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्त प्राय प्रजाति है, जिसका 25 करोड़ के बजट वाली यह परियोजना नीलगिरी तहर की आबादी को वितरण और पारिस्थितिक को बेहतर ढंग से समझने के साथ साथ उनके अस्तित्व के लिए तत्काल खतरों का समाधान करना चाहती है।
जो तत्काल खतरे हो रहे हैं, ये प्रजातियां लुप्त हो रही है, उनको बचाने के लिए लगभग 25 करोड़ का इस बजट में बताया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से नीलगिरी तहर को बचाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर एक प्रतिष्ठित और लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए तमिलनाडु की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सक्सेसफुली परियोजना बनाया गया है। 25 करोड़ इसमें लागत लगी है ताकि नीलगिरी तहर जो विलुप्त हो रहा है प्रजाति, इसको बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो जानते हैं क्या है आई स्टार्ट टैलेंट। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें राजस्थान सरकार की प्रमुख स्टार्टअप पहल आई स्टार्ट राजस्थान ने हाल ही में थापर एंटरप्रेन्योर्स की एकेडमी TEI के सहयोग से आई स्टार्ट लॉन्च पैड और एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के भीतर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उद्यमशीलता की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक डिजिटल शिक्षा मंच के साथ छात्रों को सशक्त बनाना है। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस लिए? ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोजगार मिल सके इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कौन सा स्कीम को लॉन्च किया गया है? तो आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। तो ये किससे संबंधित है? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से ये संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इंद्रमानी पांडे। इंद्रमानी पांडे जी को अभी हाल ही में सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, ये है इंद्रमानी पांडे जी, जिन्हें हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के निवर्तमान स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। तो इसके अभी हाल ही में नए सचिव बने हैं जिसका नाम है इंद्रमणि पांडे जी, सेक्रेटरी जनरल बने हैं बिम्स्टेक का। इनका कहाँ पे है हेडक्वार्टर? तो याद रखिएगा जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 6 जून 1997 को। ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने चौथे एशियाई पैरा खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? हमारा राइट आंसर है जैवलिन थ्रो। अभी हाल ही में एशियन पैरा गेम्स चल रहा है, तो उसमें चौथा एशियन गेम्स पैरा गेम्स में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीते हैं जैवलिन थ्रो के क्षेत्र में। तो जानते हैं क्या है? तो देखिए, पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने 73.29 मीटर के आश्चर्यजनक प्रयास के साथ अपना ही भाला फेंक F64 विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया और स्वर्ण पदक हासिल किया है। 3 दिनों के बाद भारत की कुल पदक संख्या 64 हो गई है, जिसमें 15 स्वर्ण है गोल्ड, 20 रजत सिल्वर और 29 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज है। और वे छठे स्थान पर रहे हैं, यानी कि हमारा इंडिया का पोजीशन क्या है? तो 6th पोजीशन है। टोटल कितने मेडल अब तक जीत चुके हैं? तो 64 मेडल 3 दिनों के क्षेत्र 3 दिनों के में। टोटल आपको बता दिया कि 15 गोल्ड, 20 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। सुमित अंतिल जी ने किस क्षेत्र में जीता है? तो जैवलिन थ्रो के क्षेत्र में जीता है। कितने मीटर एफर्ट से? 73.29 मीटर एफर्ट से। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 33वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जा रहे हैं? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य में 37th नेशनल गेम्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो जानते हैं क्या है? देखिए, भारत के 37वें राष्ट्रीय खेल आखिरकार गोवा में आयोजित हो रहा है। जिस पल का हम सभी का इंतजार था, गोवा में आखिर 25 अक्टूबर से नवंबर तक राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी करेगा। इससे पहले गोवा 36वें संस्करण का मेजबान था, लेकिन कोविड-19 के दौरान की वृद्धि के कारण गोवा ने घोषणा की कि वह इस आयोजन की मेजबानी करने में असमर्थ है और इस बार 33वें जो राष्ट्रीय खेल आयोजन हो रहा है वो गोवा में हो रहा है। तो जिसका शुभ आरंभ हो चुका है, 25 अक्टूबर से नवंबर तक चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा गोंडा जिले में। गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे को खोला गया है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है इसका मिशन। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आज गोंडा जिले में पहले मिशन
शक्ति कैफे का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदेश का पहला मिशन है शक्ति कैफे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आत्मनिर्भर बनने का अवसर देगा और साथ ही विद्यार्थियों को पौष्टिक एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराएगा। यानी कि ये मिशन शक्ति कैफे का मेन फोकस है कि बच्चों को जो बच्चे विद्यार्थी हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको पौष्टिक आहार और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ने आए और एजुकेशन के मामले में ग्रोथ हो और अपॉर्चुनिटी मिले इस मिशन शक्ति कैफे के द्वारा। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो चलिए डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रसिद्ध चक्रवाती तूफान हुमन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान कंट्री के द्वारा साइक्लोनिक स्टॉर्म हमून हैज बीन नेम्ड बाय ईरान। चलिए जानते हैं क्या है साइक्लोन हमून के बारे में। देखिए, बंगाल की खाड़ी में बनने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम ईरान द्वारा रखा गया था। इस हमून शब्द एक फारसी शब्द है जो अंतर्देशीय रेगिस्तान, झीलों या दलदली भूमि को संदर्भित करता है। वे हिमलैंड बेसिन से सटे क्षेत्रों में प्राकृतिक मौसम जलाशयों के रूप में बनते हैं। हमें बस यही पॉइंट याद रखना होगा कि साइक्लोन हमून का नाम किसके द्वारा रखा गया है? तो ईरान के द्वारा। तो अभी हाल ही में साइक्लोन तेज का नाम किसके द्वारा रखा गया था? तो हमारा प्यारा भारत इंडिया के द्वारा। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि साइक्लोन तेज किस कंट्री के द्वारा रखा गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया के द्वारा। और साइक्लोन हमून किसके द्वारा रखा गया? साइक्लोन हमून ईरान के द्वारा रखा गया। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये दोनों पॉइंट्स अभी हाल ही में साइक्लोन जो चक्रवात आए हैं इस पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए हम रिवीजन बैच में चलते हैं। 26 अक्टूबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व पोलियो दिवस 2023 24 अक्टूबर को मनाया जाता है हर वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन इजिप्ट में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी साधना सक्सेना नायर जी हैं, जो हाल ही में एयर मार्शल बनी है वायुसेना में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 का आयोजन किया गया? तो मलेशिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, एथलीट प्राची यादव ने चौथे पारा एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीता। प्राची यादव किस खेल से संबंधित थी? तो पैरा कैनोइंग से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 8, जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? तुम्हारा राइट आंसर था लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में छात्रों की मदद के लिए एआई संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बोर्ड किसने लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा एआई संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बोर्ड को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में देश के पहले नैनो लिक्विड डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पे हुआ? तो गुजरात राज्य में हुआ। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए बाबर एंड लोधी, ऑप्शन बी अकबर एंड हुमायूं, ऑप्शन सी मुगल एंड ब्रिटिश और ऑप्शन डी अकबर एंड लोधी। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तो हम लोग ने नेशनल पार्क इन इंडिया को कवर कर रहा था। तो आगे हम चलेंगे गुजरात राज्य और हरियाणा राज्य जानेंगे। गुजरात राज्य के कौन कौन से नेशनल पार्क है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हरियाणा राज्य के भी कौन कौन से नेशनल पार्क है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला गुजरात का गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, दूसरा हो गया ब्लैक बक नेशनल पार्क, तीसरा हो गया मरीन नेशनल पार्क जो गल्फ ऑफ कच्छ कच्छ की खाड़ी में है मरीन नेशनल पार्क, चौथा हो गया वंशदा नेशनल पार्क। ये 4 ही नेशनल पार्क है जो गुजरात स्टेट में है। हरियाणा में चलते हैं। पहला हो गया कालेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा हो गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये बस आप याद रखिएगा, जितनी बार देखिएगा उतनी बार आपको याद हो जाएगा। तो हम एक बार फिर से कर देते हैं कवर। देखिए गुजरात के 4 है कौन कौन? गिर फॉरेस्ट याद रखिएगा, गिर ब्लैक मरीन वंशदा, गिर ब्लैक मरीन वंशदा, इस तरह से याद करिएगा, याद हो जाएगा। हरियाणा में है कालेश्वर सुल्तानपुर, कालेश्वर सुल्तानपुर हरियाणा में है कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ओके, तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग कोशिश करिएगा कि हमारे इस करंट अफेयर्स को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करिए, लाइक करने का कोशिश करिए
और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको अप टू डेट रखेंगे डेली करंट अफेयर्स के साथ, डेली न्यूज़ के साथ आपको अप टू डेट रखेंगे। और इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।